आज़ादी के बाद सबसे ऐतिहासिक घड़ी है कि संसद में आज बिल पास करा रहे हैं हम लोग। 33% महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में दिखाई देंगी। तो इस बिल के बाद क्या महिलाओं के जीवन में क्रांति होंगी? ये बिल ईमानदारी से महिलाओं के हक में था या फिर ये एक राजनीतिक स्टंट था चुनाव जीतने के लिए? संजय जी, क्या 33% में मणिपुर की महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं? या ब्रजभूषण जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो विक्टिम्स है, क्या वो भी इंक्लूडेड है? या उज्जैन की वो बेटी भी इंक्लूडेड है जिनकी हम बात कर रहे हैं? तो ये 33% कौन है जो एम्पावर्ड हो? एक तरफ आप बिल प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे तरफ जो है आप उज्जैन पे खामोश रहते हैं, आप मणिपुर पे खामोश रहते हैं, आप ब्रजभूषण पे खामोश रहते हैं, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है मेरे सामने जो मैं आपको बता सकती हूँ और आपके सभी व्यूवर्स को भी पता होगा उसके बारे में। आपको गैस इतनी महंगी दे दी, आपको बिजली इतनी महंगी दे दी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई दे दिया, आपको देश में सबसे ज्यादा क्राइम्स दे दिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे दिया। आपके लिए अच्छा क्या हुआ अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कम्युनल राइट्स? जब तक हम वो दंगे करवा सकते हैं, उससे आप अगर खुश रहते हो, उससे अगर आपका घर चलता है, देन प्लीज सेलेक्ट द करंट regime। आप उसके लिए दोबारा वोट करिए। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर आपको अपना घर चलाना, अगर आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अगर आपको अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना है, देन यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। आप प्रधानमंत्री जी की उस बात का मजाक उड़ा रही हैं जिसमें 2014 में उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो यानी अब तक 9 सालों में 18 करोड़ नौकरी हो गई होती है। आप उसी की मजाक उड़ा रही हैं ना? मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बहुत सिंसियरिटी से कह रही हूँ कि आप 2 वक्त का रोटी रख दीजिए, लेकिन आप हमें एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। जो लड़का एम्प्लॉयड होगा वो अपने पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 5 राज्यों के चुनाव शुरू, मतलब तैयारियां शुरू, हंगामे शुरू, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू। कहीं आपके विकास की बातें नहीं होंगी, आप लिख के रख लीजिएगा। धर्म की बातें होंगी, जाति की बातें होंगी, हिंसा की बात होंगी, नेहरू ने क्या गलती कर दी उस पर बातें होंगी। लेकिन मौजूदा दौर में आपके पास अस्पताल नहीं है, आपके पास दवाएं नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, नौकरी नहीं है, किसानी तबाह, और ये ऐसे मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा। उनको पता है, नेताओं को पता है कि धर्म अफीम के नशे की तरह काम करता है। आपको धर्म की चाशनी में डुबो देंगे और आप सब दर्द, दुख, दर्द भूल जाएंगे जो आपके साथ गुजरा है। तो क्यों होता है देश का यह हाल? क्यों होता है नेता इस तरह की बातें करते हैं? महिलाओं को हक दिलाते दिलाते मणिपुर में नग्न होकर घुमा रही महिलाओं के बारे में बात नहीं करते, दर्द इजराइल का छलकता रहता है। आखिर ये सब क्यों होता है? आज मैं आपकी बात एक बहुत योग्य, बहुत काबिल, बहुत हुनरमंद, बहुत होशियार एक ऐसी नौजवान से बात कराऊंगा जिसके पास एक अपनी व्यापक सोच है, जिसके पास एक अपना विचार है और विचार के लिए वो जूझती रहती है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, नौजवान देखे हैं, महिलाएं देखी हैं जो किसी ना किसी मुद्दे पे काम करती हैं। कोई पॉलिटिकल काम करता है, कोई विकास की बात करता है, कोई अलग अलग मुद्दे पे काम करता है। लेकिन आज मैं आपकी जिससे मुलाकात करा रहा हूँ वो राजनीतिक विमर्श में बहुत एक्टिव रहती हैं, महिलाओं के मुद्दे पर संघर्ष करती सड़क पे दिखती हैं, और सबसे बड़ी बात, बेजुबान जानवरों के लिए उनका जीवन समर्पित है। मुझ में और आपने कई बार देखा होगा, सड़क पे कोई बेसहारा कुत्ता पड़ा है, कोई और जानवर पड़ा है, हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन ये नौजवान लड़की ऐसी है जिसके पास 1.5-2 दर्जन ऐसे निराश्रित कुत्ते हैं जिनकी देखभाल के लिए ये अपना पूरा जीवन समर्पित करती है। ऐसा आजकल समाज में होते नहीं है कोई लोग। बेजुबानों की बात समझने वाले लोग होते नहीं हैं। और जो बेजुबानों की बात भी समझ रहा हो, जो राजनीतिक सोच जिसके पास हो, जिसके पास एक विजन हो, ऐसी तेज तर्रार, सौम्य और बातचीत करने में बहुत मुखर सृष्टि कश्यप आज मेरे साथ हैं। आप सब देख के पूछ रहे होंगे, सृष्टि जी को मैसेज करते रहते हैं लोग कि सृष्टि जी कहाँ गायब हो गई। एक महीनों बाद आज हमारे साथ हैं। सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप इतने महीनों बाद आपने हमको समय दिया। हमारे दर्शक पूछते थे कि सृष्टि जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं, गायब कहाँ हो गई आजकल, कहाँ गायब थी आप? नमस्कार संजय जी, और आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार।
जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक कार्य आजकल मैं कर रही थी, तो यूपी इलेक्शन के बाद मैं उसी में ज़्यादा लग गई, बिकॉज़ मुझे लगा राजनीति से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपने जीवन में कुछ और भी उद्देश्य होना चाहिए दूसरों का भला करने के लिए। तो अभी भी वही कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी फ़िलहाल इलेक्शंस हमारे सर पे हैं, पहले राज्य के फिर देश के, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू स्पीक आउट ऑन, कि देश में चीज़ें ऐसी बहुत हो रही हैं जो गलत हैं और ऐसे लोगों को बहुत भ्रमित किया जा रहा है चुनावी मुद्दों के नाम पे, तो उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो मुझे सबसे पहले ध्यान आप ही का आया, बिकॉज़ यूपी में आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग बेटर देन 4 पीएम, एंड अब तो आप नेशनल हो चले हैं, तो इसकी भी आपको बधाई हो। शुक्रिया। जी। शुक्रिया सृष्टि जी, आपने हौसला बढ़ाया हम लोगों का। बात महिलाओं के हक की करते हैं, क्योंकि आप महिलाओं के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं, खड़ी रही हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया संसद में और कहा कि आज ये आज़ादी के बाद सबसे ऐतिहासिक घड़ी है कि संसद में आज बिल पास करा रहे हैं हम लोग। 33% महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में दिखाई देंगी। तो इस बिल के बाद क्या महिलाओं के जीवन में क्रांति होंगी? ये बिल ईमानदारी से महिलाओं के हक में था या फिर ये एक राजनीतिक स्टंट था चुनाव जीतने के लिए? संजय जी, क्या 33% में मणिपुर की महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं, या ब्रजभूषण जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो विक्टिम्स है क्या वो भी इंक्लूडेड है, या उज्जैन की वो बेटी भी इंक्लूडेड है जिनकी हम बात कर रहे हैं? तो ये 33% कौन है जो एम्पावर्ड होंगे? बहुत अच्छा बिल है, आप लेके आए, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आप सशक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में एक तरफ आप बिल प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे तरफ जो है आप उज्जैन पे खामोश रहते हैं, आप मणिपुर पे खामोश रहते हैं, आप ब्रजभूषण पे खामोश रहते हैं, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है मेरे सामने जो मैं आपको बता सकती हूँ और आपके सभी व्यूवर्स को भी पता होगा उसके बारे में। तो हम आप भरोसा करें तो किस बात पे करें? वो जो हम देख रहे हैं या वो जो आप कह रहे हैं? क्योंकि चुनावी जुमले तो आपकी पुरानी आदत है, 15 लाख और ऐसे कई कई बातें हैं जो जनता को बहुत अच्छे से अब तो रट गया होगा, उनके ये सारी चुनावी जुमले। तो हम देख रहे हैं, हम उस पर भरोसा करें, या जो हम आपके मुंह से सुन रहे हैं हम उस पर भरोसा करें? तो दिस इज समथिंग फॉर द पब्लिक टू डिसाइड, संजय जी, कि वो भरोसा किस बात पे करेंगे। क्योंकि जहां 33% की बात है, मणिपुर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उज्जैन की बेटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ये तो सृष्टि जी आपने ठीक बात कही। कल से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा कि इजराइल में एक फोटो वायरल हो रहा है, दंग स्थिति में एक लड़की को जीप में डाल के ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का हृदय बहुत दुखी हो गया। उनके भक्त कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी रात भर सो नहीं पाए। लेकिन ऐसी नग्न वीडियो हमने मणिपुर में भी देखी थी, महिलाओं के कपड़े उतार के उनके शरीर के साथ छेड़खानी करके उनको घुमाया जा रहा था। क्या तंत्र इतना संवेदनहीन हो चुका है? और सृष्टि जी, आप कभी एक महिला होने के नाते सोच सकती हैं कि सब समाज में, भारत में कभी ऐसा भी हो सकता है? किसी ने कल्पना की थी? संजय जी, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ शोक व्यक्त करते हैं इजराइल की तस्वीरों पे, वहीं पे वो खामोश रहते हैं मणिपुर की वीडियो पे। तो ये बहुत कुछ कहता है हमारे प्रधानमंत्री की प्रायोरिटीज को लेके, कि उनकी प्रायोरिटी उनकी देश की जनता नहीं है जो उनको चुनती है, बल्कि वो है जहां से शायद उन्हें फंडिंग आते हैं, जहां से उन्हें डोनेशंस मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं महिलाओं की, देन व्हाई डू वी कीप ऑन फॉरगेटिंग कि ये वही लोग हैं जो हमेशा से आरोपियों को संरक्षण देते हुए आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने तो हमेशा अपने लोगों को बचाया ही है, जिन्होंने भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया। और वो तस्वीर बहुत ही शर्मनाक थी मेरे लिए कल जब मैंने उसे देखा, बिकॉज हमेशा वुमेन आर द विक्टिम ऑफ एनी वॉर क्राइम्स। सबसे इजी टारगेट कौन होता है? औरतें होती, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है इन सभी इश्यूज में, लेकिन उन्हें सबसे इजीली टारगेट किया जाता है, बिकॉज इट इज इजी टू परेड देम एज समथिंग, एज अ प्राइज और अ ट्रॉफी, कि देखिए हमने ये किया आपकी औरतों के साथ। तो जब औरतों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, तो उसके साथ जब आप खड़े नहीं हो सकते, अपनी अपनी घर की औरतों के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, विद द पीपल हु एक्चुअली वोट फॉर यू, यू कैन नॉट स्टैंड फॉर देम, देन हाउ डू वी ट्रस्ट यू? हम आप पे भरोसा कैसे करें जब आप दूसरे देश की महिलाओं के लिए शोक व्यक्त करते हैं? तो क्योंकि आपने मणिपुर की विक्टिम्स के लिए नहीं किया, आपने उज्जैन की विक्टिम के लिए नहीं किया, आपने ब्रजभूषण के विक्टिम के लिए नहीं किया। आपके तो सारे जितने ट्रोल्स हैं, उन्होंने तो उन औरतों का मजाक उड़ाया जो विभत्स घटना का शिकार हुई है। आपके ट्रोल्स की बात करें, हम आपकी प्रधानमंत्री की बात करें, तो हम भरोसा किस बात पे करें? पीपल हैव टू डिसाइड व्हाट दे बिलीव इन। सृष्टि जी, फिर राजनीति की दिशा निकलेगी किधर से? लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं तो फिर कौन?
अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन? ये सवाल गूंजता है कि भाई अगर मोदी जी नहीं है तो उनका विकल्प कौन है? फिर अगर किस पे भरोसा करें, कौन सी पार्टी पे भरोसा करें? ये तो जनता को डिसाइड करना पड़ेगा संजय जी कि इफ नॉट मोदी देन हु। ये तो एक क्वेश्चन, ये नैरेटिव बनाया गया है बीजेपी की व्हाट्सएप आर्मी की तरफ से कि इफ नॉट मोदी देन हु, बिकॉज आपके सामने कोई आपको ओपोनेंट दिखता ही नहीं है। आपको वो लोग क्यों नहीं दिखते जिसने इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको दी, या राष्ट्रपति दी, या मुख्यमंत्री दी? हमेशा महिलाओं के हक की बात जिसने की है, आपको वो लोग क्यों नहीं दिखते? एंड लेट्स जस्ट से कि अगर आपको नेशनल लेवल पे नहीं दिखते, रीजनल लेवल पे भी काफी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने अपने अपने स्टेट्स डेवलप किए हैं, जो कंपैरेटिवली आपका नेशनल जीडीपी से, आपके नेशनल पर कैपिटा इनकम से भी कुछ स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। लेकिन हम बात नहीं करते बिकॉज ये नैरेटिव सेट किया गया है कि इफ नॉट मोदी देन हु। अगर लेकिन मोदी जी ने ऐसा अच्छा कर क्या दिया आपके लिए, जनता को तो ये सोचना पड़ेगा। आपको गैस इतनी महंगी दे दी, आपको बिजली इतनी महंगी दे दी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई दे दिया, आपको देश में सबसे ज्यादा क्राइम्स दे दिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे दिया। आपके लिए अच्छा क्या हुआ अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कम्युनल राइट्स? जब तक हम दंगे वो दंगे करवा सकते हैं, उससे आप अगर खुश रहते हैं, उससे अगर आपका घर चलता है, देन प्लीज सेलेक्ट द करंट रिजीम। आप उसके लिए दोबारा वोट करिए। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर आपको अपना घर चलाना, अगर आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अगर आपको अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना है, देन यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। बिकॉज अभी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव फेल्ड इन एवरी एस्पेक्ट जो एक कॉमन सिटीजन को अफेक्ट करती है। रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों पे किसी ने अगर बुरा इफेक्ट किया है तो दैट इज द रूलिंग गवर्नमेंट। तो ये तो जनता के ऊपर है संजय जी कि वो एक्चुअली बिलीव किसको करेंगे और उनको चाहिए क्या। जनता को अगर शिक्षा से मतलब है तो वो ऐसी पार्टी चुने जो उन्हें शिक्षित कर सके, जो उनके बच्चों के लिए स्कूल खोल सके। जनता को अगर हॉस्पिटल से मतलब है, अच्छे इलाज से मतलब है, तो वो ऐसी पार्टी चुनेंगे जो ऐसा ना हो कि अपने मन के द्वेष में हॉस्पिटल पे ताला बंद करवा दे और लोग मर जाए हॉस्पिटल के बाहर। ऐसे लोग तो नहीं चुनना चाहेंगे ना आप। आज शायद अमेठी वाले रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमारा डिसीजन जो था, आज हमने ऐसे इंसान को चुना जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, बिकॉज उनके मन में एक पर्टिकुलर फैमिली को लेके इतनी नफरत है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज अ सिटीजन कि आपको चाहिए क्या, एंड देन यू कैन मेक योर चॉइस। अगर आपको दंगा फसाद चाहिए, अगर आपको कम्युनल राइट्स चाहिए, देन यू हैव द करंट गवर्नमेंट टू लुक गो आफ्टर। सृष्टि जी, आपको क्या लगता है? आपने इतनी सारी बातें करी, आपने इशारा किया, लेकिन आप खुल के नहीं बोल रही हैं। ऐसी कौन सी सरकार है जो लोगों के इतने हित की बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी राज्यों की सरकार है जिसने इतना काम किया हो, जिसने जीडीपी इतनी अच्छी की हो, लोगों के विकास की हो? ऐसे कौन से नाम है, कौन से राज्य हैं? आप खुल के आज क्यों नहीं बोल रही हैं? देखिए, मैं खुल के नहीं बोल रही, इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज मैं यहाँ ओपिनियन लोगों के लिए बनाने नहीं आई हूँ। आई एम हियर टू प्रेजेंट माई व्यूज कि मुझे क्या लगता है। और लोग आज के जमाने में आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। इसलिए मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ कि जनता को क्या चाहिए, ये जनता को चुनना पड़ेगा। जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को मुफ्त में इलाज चाहिए, तो जनता देख रही है कि उसके पास ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो ये चीजें उन्हें मुहैया करा रही है। जनता देख रही है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो उन्हें बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जनता ये भी देख रही है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो अपने जो दोषी मंत्री हैं उनको संरक्षित कर रही है, उन्हें बचा रही है। तो इट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। और मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। द इशू इज कि आपको क्या चाहिए। सवाल जनता से होना चाहिए संजय जी। मेरी क्या प्रेफरेंस है मुझे पता है जब मैं वोट देने जाऊंगी, लेकिन जनता को क्या चाहिए, जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, ये बात भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर जनता खुश होती है और नेता खुश होते हैं कि हम उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं तो हमें वोट मिल जाएंगे। आप ये सोचिए 1100 का सिलेंडर है, उसमें 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ये कहाँ का लाइक बैलेंस बैठता है? मुझे प्लीज समझाने की कोशिश करिए। ये सिलेंडर है 1100 का, लेकिन 5 किलो एक परिवार के लिए राशन कैसे इनफ हो सकता है? तो फिर उस परिवार को सोचना पड़ेगा कि क्या हम वो राशन उससे 1100 के सिलेंडर पे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। क्या वो राशन 1 महीने पूरा चल जाएगा, या वो अगले 5 साल के लिए इनफ होगा 5 किलो राशन? अगर आप उस राशन के बिहाफ पे अगर आप वोट देते हैं तो वो 5 किलो क्या अगले 5 साल के लिए इनफ है? सवाल तो उनके ऊपर है। और ऋषि ये जी, हमारे वो लिए बहुत गर्व की बात नहीं है संजय जी कि अगर हम 80 लाइक 120 करोड़ 22 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, तो उसमें से अगर हम 50-60 करोड़ की हमारी जनता अगर राशन पे डिपेंडेंट है, तो दैट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हाँ, वो लोग कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी हो चुकी है और हम लोग 80 करोड़ को तो 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। लेकिन आपने जिस सिलेंडर की बात रोजगार की, दे मैं दीजिए, रोजगार दे दीजिए, वो खाना खुद कमा लेंगे। रोजगार दे आप दीजिए।
आप प्रधानमंत्री जी की उस बात का मजाक उड़ा रही हैं जिसमें 2014 में उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो यानी अब तक 9 सालों में 18 करोड़ नौकरी हो गई होती हैं। आप उसी की मजाक उड़ा रही हैं ना। मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बहुत सिंसियरिटी से कह रही हूँ कि आप 2 वक्त का रोटी रख लीजिए, लेकिन आप हमें एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। जो लड़का एम्प्लॉयड होगा वो अपने पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाएगा और डिग्निटी से कमा पाएगा। वो सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा कि हमें 2 वक्त का खाना प्रोवाइड कराइए, और आप 2 वक्त का खाना प्रोवाइड करा के उनके एक हाथ में आप तलवार थमा दें कि वो जाके आपके लिए दंगे फसाद करे, तो ये कहाँ का न्याय है? जो ये स्मार्ट कैसा सोशल लड़कियां जस्टिस? जो स्मार्ट लड़कियां होती हैं वो ऐसी कहती हैं मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन सारी बातें कह देती हैं। नौकरियां दे तो रहे हैं, वो अग्निवीर ले आए हैं, बताइए कि अग्निवीर से कितनी सारी भर्ती हो जाएंगी सेना में, वो कह रहे हैं नौजवानों को लंबी लंबी फौज भर्ती हो जाएगी अग्निवीर पे। देखिए, अग्निवीर पे आप लाते हैं, आप ऐसे नेशनलिस्ट मुद्दे उठा के लाते हैं कि लोगों में आपको एक इमोशन इवोक करा पाए कि हाँ ठीक है, मैं अग्निवीर बनूंगा, जैसे मैं चौकीदार था मैं अग्निवीर हो गया। तो ठीक है, आप ऐसे जुमले लाते हैं। अग्निवीर में कितनी भर्तियां हो गई अभी तक? आर्मी वाले तो खुद परेशान है इस पूरे रूल को देख के। 4 साल आर्मी के लिए तो वाले नौकरी 4 साल के लिए तो नौकरी मिली गई ना उनको, 4 साल बाद भले हटा दी जाए, लेकिन 4 साल की तो है ही नौकरी। कोई सेना में 4 साल के लिए नहीं जाता है संजय जी, ये आपको भी पता है। अगर अपने घर से कोई माँ अपने बेटा भेज रही है देश की सेवा में, तो वो 4 साल के लिए नहीं भेजती है। उस सेना की जो नौकरी है उससे पूरा परिवार उस पर आश्रित रहता है, ये मुझे और आप सबको पता है। तो ये 4 साल के लिए दिस इज नॉट समथिंग कि उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी या फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। इट इज नॉट देयर। 4 साल के लिए आपने नौकरी की, उसके बाद आप घर वापस आ गए, बात खत्म। उसके बाद आप एक युवा नौजवान है जिसके पास एक मिलिट्री ट्रेनिंग है, हु नोज हाउ टू हैंडल गन्स। उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी बिकॉज पढ़ने की उम्र में आप चले गए थे सीमा पे, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर आप दूसरी नौकरी क्या कर पाएंगे अपनी जिंदगी में? शिष्य जी, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि अग्निवीर को लेके सेना में भी एक आक्रोश था, रोष था। और क्योंकि ये 4 साल के जो नौजवान हैं, ट्रेंड हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेके आएंगे, एक दिन लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे जिनको हथियार चलाना आता होगा, तो इस देश में बहुत खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं क्या? भयावह हालात तैयार हो सकते हैं संजय जी, भयावह। बिकॉज उस नौजवान युवा को दोबारा बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। जब आज के पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं मिल रही, तो एक मिलिट्री ट्रेन नौजवान को कहाँ से मिलेगी जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? तो वो आप एक प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहे हैं 4 साल की ट्रेनिंग में। ये जब अग्निवीर स्कीम आई थी तब भी मैंने इस बात का यही कह के विरोध किया था कि आपकी जो एक मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन या फिर इस देश में राज करने की, तो आप एक प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहे हैं जिसको आप लीगलाइज तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप इसको कल को अपने बेनिफिट में कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन बी अ वेरी वेरी ब्रूटल पिक्चर। आम जनता के लिए एक बहुत खौफनाक चीज है इमेजिन करना कि कल को उनके बगल में या उनके घर से कोई बच्चा बाहर जाए अग्निवीर में और 4 साल के बाद वो लौट के आए और उसके पास कोई देश में जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो, तो वो क्या करेगा? उसको रिक्रूट कहाँ से किया जाएगा और किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। सृष्टि जी, एक समस्या और आ रही है भाजपा के सामने कि नीतीश कुमार ने चिंगारी लगाई, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, और वो जनगणना ने बताई कि पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक मिला के 80-90% वोट होता है। यही हालत उत्तर प्रदेश की भी है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि एक तरफ पिछड़े का, अति पिछड़े वोट 65% से ज़्यादा बैठ रहा है उत्तर प्रदेश में, लगभग लोगों का अनुमान है। दूसरी तरफ 4 या 5% क्षत्रिय, जिसमें आप अन्यथा मत कीजिएगा, मैं बात करता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन आप भी चूंकि ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये 4-5% वाले क्षत्रिय और पंडित जी मिलके राज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 4-5% वाले क्षत्रिय जो है वो देखिए 4-5 में तो आप और हम दोनों आ गए फिर संजय हाँ जी। हाँ, आपने दोनों आ जा मुझे रहे हैं, मैं वही पॉइंट कह किया रहा हूँ। लेकिन आप और हम फिर दोनों आ गए। हाँ, दोनों आ जा रहे हैं, लेकिन मैं यह सवाल ये है कि पिछड़े मार्ग बात कर रहे हैं कि ये 4-5% वालों का मुख्यमंत्री बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो 64-65% वाले पिछड़े हैं उनके उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लोग स्टूल मंत्री कहते हैं। उन बेचारों को उनके और सीएम की पटती नहीं है। तो अगर ये जो मेरा मानना ये है, सवाल ये है कि ये जनगणना, जाति जनगणना का जो अब उड़ीसा में भी होने जा रही है, राजस्थान में भी शुरू होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अब तक कोर वोट बैंक जो मानती थी अपनी, वो ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिया ये मानती थी। लेकिन इस जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद उसका डर ये है कि वो पिछड़ों के संग खड़ी होती है, तो जो कोर वोट बैंक है इसका,
ऊंची जाति कहते हैं जिसको, वो छिटक जाएगा। क्या ये एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? जैसे आपने 4-5% की बात की, आपने कहा कि हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हम 4-5% के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मैं और आप उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मैं और आप अपनी अपनी जातियों के एक्सक्लूडेड लोग हैं शायद, क्योंकि हमारे लिए मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। और जहां तक जाति जनगणना की बात है, देखिए अभी बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ रिसेंटली। कल न्यूज आई कि उनका जो यादव जी हैं, जो विक्टिम थे खुद भी, तो उनका घर जो है ध्वस्त किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा उस घर पे भी। तो विक्टिम के घर पे बुलडोजर चलाना भी अगर हम नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ अ कास्ट दे बिलोंग टू, जिस कास्ट को वो बिलोंग कर रहे हैं, जिसके लिए वो हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो फिर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा एक पूरा वर्ग है जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री काम नहीं करते, उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, नो मैटर इफ इवन ही इज द विक्टिम ऑफ द क्राइम। तो थोड़ा बहुत आई थिंक रिकंसिडर करना पड़ेगा हमारे करंट मुख्यमंत्री जी को यूपी के, कि वो एक्चुअल में अगले इलेक्शन तक वो उस जाति जनगणना को साथ पाएंगे या नहीं पाएंगे। और ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आगे आने वाले कुछ वक्त में हम देखें कि वो उनको अपीज करता हुआ कुछ ऐसा स्टेप ले, बिकॉज अगर ये नंबर्स इतने बड़े हैं तो वो उनको वोट बैंक अपना कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। और उनके अपीजमेंट में, क्योंकि इन लोगों के लिए कोई भी जाति महत्वपूर्ण नहीं है, वो किसी के सगे नहीं होते संजय जी, मैं ये कह रही हूँ आपको। वो पावर के सगे हैं और पावर में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कल को वो कोई ऐसा स्टेप लेके आए जो कि वो अपीज कर सके उस पर्टिकुलर नंबर को, उस पर्टिकुलर वर्ग को, तो वो सरप्राइजिंग हमारे और आपके लिए नहीं होना चाहिए। सृष्टि जी, पूर्व गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, मैं उनका इंटरव्यू किया 2-3 बार। वो भी मुझसे ये कह रहे थे कि ये लोग कुछ ऐसा काम कर देंगे जो कोई सोच नहीं सकता। वो तो एक सीमा से आगे चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो ये सूचना भी थी कि बॉर्डर पे कुछ हो जाएगा। और जहां तक मुझे याद है, वो राहत इंदौरी का शेर था कि सीमाओं पर कुछ तनाव है क्या, देखो देश में क्या चुनाव है। चुनाव है क्या। तो जी। वो आगे बढ़ गए कि किसी धार्मिक स्थल पर हमला हो सकता है, सीमाओं पे कुछ हो जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का जो तड़का है, ये राष्ट्रवाद का तड़का बहुत काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले ये, ईश्वर ना करे, कोई ऐसी घटना भी हो सकती है देश में जो पुलवामा जैसा सीन बदल सकती है? देखिए, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप पुलवामा। आपने पुलवामा की बात उठाई, शहीदों को श्रद्धांजलि एज यूजुअल हमारी। द थिंग इज संजय जी कि उस वक्त पुलवामा हुआ जब देश में 3 हिंदी हार्टलैंड के चुनाव थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कांग्रेस तीनों जगह जीती थी, जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो तीनों जगह जीती थी। बाद में कोविड के वक्त सरकार गिरा दी गई मध्य प्रदेश में, लेकिन जीती तीनों जगह थी। और वो एक वेव चलने की आहट आई हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट को, कि एक वेव आ रही है जो हिंदी हार्टलैंड में ऑपोजिशन जीत गई, तो उसको डाइवर्ट कैसे करें। और अचानक से देश में पुलवामा हो गया, देश के इलेक्शन के पहले, जनरल इलेक्शन के पहले। और तो फिर वो पूरा मुद्दा जो है वो चुनाव का डाइवर्ट हो गया नेशनलिज्म के ऊपर। चुनाव में हमारे शहीद जवानों के नाम पे इलेक्शन में वोट मांगे गए थे, उनको न्याय नहीं मिला, उनके आरोपियों को सजा नहीं मिली, लेकिन उनके नाम पे वोट जरूर मांग लिए गए, और आज भी नहीं मिली। देवेंद्र सिंह कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। What happened in Pulwama, nobody knows. There is no clarity about it. So हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर आने वाले ये जो हमारे स्टेट्स के इलेक्शन है, उसके बाद देश में कुछ भी हो सकता है। हम राम मंदिर को इतना इशू क्रिएट कर रहे थे 2019 के इलेक्शन में, अब 2024 में कुछ तो करना पड़ेगा ना। जनता को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कुछ तो ऐसा होगा जो आपको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, कि आप नेशनलिज्म के मुद्दे पे वापस आ जाए, और या फिर आप कम्युनलिज्म के मुद्दे पे वापस आ जाए। नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म, देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन कम बैक टू। तो जो हमारी ऑडियंस है उसको सतर्क रहना पड़ेगा, उसको सावधान रहना पड़ेगा। सृष्टि जी, एक आखिरी सवाल। लोग कहते हैं कि वो अंधभक्त हैं, भगवान विष्णु का अवतार हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसी ऐसी बात मुझसे ब्यूरोक्रेट ने तब भी कही है। क्या ये जो भक्ति का काल है, ये इस बार उतरेगा? मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, और होगी तो आपको लगता क्या है 2024 का सीन क्या होने वाला है? जब इंसान अंधभक्त हो जाता है संजय जी, तो वो जब तक कि उसके ऊपर कोई पर्सनल ट्रेजेडी ना हो, उसके आंख से वो पट्टी नहीं हटती। तो हम अगर ये ना ही एक्सपेक्ट करें, थोड़ा बुरा लग सकता है शायद लोगों को, लेकिन अगर हम ये ना ही एक्सपेक्ट करें कि लोग सुधर जाएं या फिर उनकी आंखें खुल जाएं
उनको चीजें क्लैरिटी से दिखने लगे, उनको रियलिटी दिखने लगे, तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। वो जस्ट एक पूरा हमारा एक वर्ग है जो कि ब्रेन वॉश हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट। ब्रेन वॉश इज द करेक्ट टर्म फॉर इट। वो दे आर ब्रेन वॉश। कोई लॉजिक, कोई तर्क उनको छू नहीं सकता। आप कितना भी एक्सप्लेन करना चाहे, वो समझने को तैयार नहीं है। उनको बस ये पता है मोदी जी उनके देवता है और वो उनके भक्त है और उनकी सेवा करना ही उनका काम है। वाइस वर्सा है। यहाँ पे भक्त मोदी जी की सेवा करेंगे, यहाँ मोदी जी अपनी जनता की सेवा नहीं करेंगे, भक्त मोदी जी की सेवा करेंगे। उसमें उनका जीवन समर्पित है। और वो जो एक कह सकते हैं ना, एक पूरा उनके अगल बगल जो एक पूरी इमेज क्रिएट हो चुकी है that Modi is bigger than life, Modi is like a pariah of gods for the अंधभक्त जो भी उनके फॉलोवर है, तो वो चीज चेंज नहीं हो सकती। एटलीस्ट उनके फॉलोवर्स में तो नहीं हो सकती। लेकिन वो जो जनता है जिसने आज तक उन्हें वोट नहीं किया है, या दूसरे पार्टियों में उनका वोट डाइवर्ट हो गया है, वोट उनका जो है डिवाइडेड हो गया है, वो एकजुट जरूर हो सकते हैं और दे कैन डिफीट द ब्लाइंड जो सपोर्ट है अनभक्तों का, वो डिफीट कर सकते हैं। अनभक्तों से हम उम्मीद ना करें तो बेहतर है कि वो कभी भी लॉजिकली या थ्योरेटिकली कोई चीज सही से सोचेंगे या सही से कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके मन में देश से बड़ा एक इंसान है जिसकी वो पूजा करते हैं। देश मैटर उनके लिए नहीं करता, उनके लिए वो पर्टिकुलर इंसान मैटर करता है। लेकिन जो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, जो देश के लिए भला चाहते हैं, जो अपने लिए भला चाहते हैं कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात हो, वो जरूर एकजुट हो जाएंगे, तो वो इस पावर को डिफीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि जी, समय देते रहिएगा हम लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को इंतजार है इतनी इंटेलेक्चुअल बातें सुनने का, रहेगा आगे भी। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ये थी सृष्टि कश्यप और आप बात सुन रहे थे एक नौजवान लड़की की जो इस राजनीतिक दृष्टिकोण पर अपना मत रख रही थी। मेरे को उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। हमारे नीचे सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन है, प्लीज इसको दबाइएगा, हमारी मदद कीजिएगा। राज्यों के चैनल है हमारे 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।